नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये क्या है, ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है दोस्तों, क्योंकि जो कंट्रीज़ ऑलरेडी जो इसको फेस कर चुकी हैं, वहाँ से जो डेटा हमें मिला है उसके हिसाब से कोविड इन्फेक्शन होता है बच्चों में जब, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, सीवियरिटी उनको डिज़ीज़ की ज़्यादा नहीं है कोविड की। लेकिन 6 हफ्ते बाद कुछ बच्चों में पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है जो कि जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत हाई फीवर होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोना चाहेंगे, उनके ओरिएंटेशन में जो है कमी रहेगी और उनके हाथों में और पैरों में सूजन हो जाएगी, उनके पूरी शरीर में चकत्ते पड़ जाएंगे, उनको पेट में दर्द हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, रेड इन्फ्लेम्ड माउथ, ओरल कैविटी, टंग, ये सारी चीज़ें मिल सकती। आँखों में रेडनेस जैसे कंजंक्टिवाइटिस होती है वो। तो दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं इसमें। तो ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, पीडियाट्रिक यानी बच्चों में, मल्टी सिस्टम यानी कई ऑर्गन्स को लेकर के इसको ये इन्वॉल्व करती है, इन्फ्लेमेटरी यानी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाती है, और सिंड्रोम मतलब कि ग्रुप ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स के ग्रुप मिलते हैं, मतलब उसमें स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है, लूज मोशन भी है, हाई फीवर भी है, चकत्ते भी पड़ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हो, ओवर स्लीपिंग, कन्फ्यूजन सब मिल रहा है। तो ये कहाँ से ये हमें पता चला है? ये अभी रीसेंट डिस्कवरी है। ये हमें उन कंट्रीज़ में जहाँ पर ये हो चुका है, USA, UK, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, इन सभी जगहों पर ये कंडीशन मिली है। वहाँ के डॉक्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। चाइना ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो फिर दोस्तों, हमें पता वैसे भी है कि चाइना बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट नहीं किया है, पर इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इसको रिपोर्ट किया है। ये कब होता है? जिन बच्चों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका होता है, सिम्टम्स वैसे भी बच्चों में माइल्ड होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके 6 हफ्ते बाद उनको ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो रहा है, जिसमें ये क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं। जब बच्चे अस्पताल में, जो बच्चे इस कंडीशन के साथ भर्ती हुए हैं, उनका उस समय जब कोविड इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किया गया वो नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि कोविड इन्फेक्शन का जो टेस्ट है वो एंटीजन को टेस्ट करता है। एंटीजन यानी जो बैक्टीरिया, वायरस अंदर रहता है, वो एंटीजन जो होता है उसको टेस्ट करता है। तो उस समय तो उनको है ही नहीं वो वायरस, बैक्टीरिया है ही नहीं, वायरस, कोविड वायरस है ही नहीं, तो वो टेस्ट आएगा ही नेगेटिव। पर कोविड के एंटीबॉडी टेस्ट को वो पॉजिटिव होते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, पहले एंटीजन बनता है, फिर हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। हमारे एंटीबॉडीज़ बाहर के एंटीजन को, एक दूसरे से टकराव होता है और फिर बाहर के एंटीजन को परास्त करके हमारी एंटीबॉडीज़ कायम रहती हैं, वो हमें इम्यूनिटी देती हैं। ये एंटीबॉडीज़ बहुत दिनों तक शरीर में मिलती हैं अगर आप उस डिज़ीज़ से रिकवर कर गए तो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलते हैं कोविड-19 के। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इन बच्चों को कोविड-19 हुआ था। जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, तकरीबन 6 हफ्ते पहले हुआ था, वो ठीक हो गए, फिर उनको ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हुआ और फिर वो अस्पताल में भर्ती हुए और फिर उनको एंटीबॉडी टेस्टिंग पॉजिटिव आई, एंटीजन टेस्टिंग पॉजिटिव नहीं आई। ज़्यादातर बच्चों में एंटीबॉडी टेस्टिंग पॉजिटिव आई है। दोस्तों, बहुत ही तकलीफ़देह ये बात है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक जानते नहीं थे कि ऐसा भी हो रहा है। एक बीमारी पहले ऑलरेडी रहती है, हम लोग जानते हैं उसको, बच्चों में होती है कावासाकी डिज़ीज़। उसके क्लिनिकल फीचर्स भी इससे बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन अब हम ये मान रहे हैं दुनिया भर के डॉक्टर्स कि ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कोविड-19 से रिलेटेड है। ये डायरेक्टली कोविड-19 की वजह से नहीं हो रहा है। याद होगा दोस्तों, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में विटामिन डी और इम्यूनिटी के बारे में बताया था, उसमें कहा था कि हाइपर इम्यून रिएक्शन होता है। हाइपर इम्यून रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में जो है ऐसे चेंजेस होते हैं कि बॉडी शॉक में चली जाती है।
एग्जैक्टली वही होता है इसमें, एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो पहले जानते हैं कि विभिन्न देशों में क्या पाया गया। यूएसए में 150 बच्चों के ऊपर स्टडी की गई जिनको ये इन्फेक्शन हुआ था, और वो उनको अर्ली ट्रीटमेंट गुड रिजल्ट देती है। जैसे ही ये सिम्टम्स मिले, पेरेंट्स को तुरंत बच्चे को अस्पताल में ले जाना चाहिए। अस्पताल में जाएंगे, उनका आंकलन डॉक्टर करेंगे कि इस बच्चे को क्या क्या चाहिए, इसको क्या आईसीयू की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी दवाइयाँ शुरू करेंगी उतनी जल्दी बच्चे सही हो जाते हैं। तो 150 बच्चे यूएसए में उनके ऊपर जो है ट्रीटमेंट किया गया, अच्छे से उनका इलाज किया गया। उसका ट्रीटमेंट क्या किया गया वो मैं अभी बताऊंगी आपको। उन 150 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों की मौत हुई। सिर्फ तो नहीं बोल सकती, क्योंकि बच्चा जिसका गया उसका तो 100% लॉस हो गया। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का डाटा है। यूके में 100 बच्चों पे उनका इलाज जब किया गया तो उसमें से 1 की मृत्यु हुई थी, यानी 1%। और ये माना जा रहा है कि जो गरीब देश हैं वहाँ पर इसका आउटकम और बुरा होगा। मतलब हम लोग के कंट्री में जैसा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। अगर एक बहुत बड़े अच्छे अस्पताल में कोई जाता है तो उसको वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और अगर कोई छोटे कस्बे में या गांव में है तो उसको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, असंभव है। तो ये सारे दुनिया भर के डॉक्टर्स मानते हैं कि ऐसे एरियाज़ में बच्चे अगर अफेक्टेड होंगे तो उनको अच्छा अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो मोर्टेलिटी और ज़्यादा हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको रिकॉग्नाइज़ करना है, और बच्चे में थोड़ा सा भी ये सिम्टम मिलता है आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और उसको जो है तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करवाइए, उससे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी में हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। पेशेंट की बॉडी में हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। क्या होता है इसमें ये देखा जाता है जैसा कि फेफड़ों में पानी भर जा रहा है, हार्ट के बाहर जो एक कवरिंग होती है उसके अंदर पानी, जिसको पेरिकार्डल इफ्यूजन बोलते हैं, फेफड़ों में पानी को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, पेट में पानी भर जाता है उसको एसाइटिस बोलते हैं। तो ये सब जगह पानी भर जा रहा है। यही है कि ये जो है इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में हो जा रहा है। और क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, क्यों इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू हर जगह होता है, हमारी धमनियों में भी होता है। तो जो हमारी धमनियां हैं, वेसल्स हैं, उसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, वेस्कुलाइटिस हो जा रही है। वेस्कुलाइटिस हो जा रही है यानी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। तो वही तो ब्लड को हर जगह ले जाती हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाने से ब्लड कैसे ले जाती है आर्टरी, वेन कैसे ब्लड को फ्लो करता है? आर्टरी और वेसल्स जो भी होती हैं, किसी भी प्रकार की वेसल्स, उसमें एक टोन होता है, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर वो, जैसे हार्ट जैसे हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वैसे आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिससे ब्लड आगे बढ़ता है। वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ जब ख़त्म हो जाती है ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ब्लड का फ्लो रुक जाएगा अगर आपके हार्ट में, ब्रेन में, किडनीज़ में, लंग्स में, तो क्या होगा? स्टेसिस हो जाएगी, रुक जाएगा सब कुछ, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा वहाँ पर, तो इश्कीमिया हो जाएगी, ऑर्गन टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, और फिर वहाँ पर उस ऑर्गन की और उसका वो धीरे धीरे डैमेज होते होते वो स्टॉप कर जाता है। ख़राब बात यह है कि ये जो इससे जो शॉक होता है स्टॉप हो जाने से, नॉर्मली अगर बॉडी में शॉक होता है, जैसे हमको लूज़ मोशन हो जाए, बहुत एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी ब्लड निकल जाता है, वो भी शॉक होता है, लेकिन उसमें फ्लूइड और ब्लड देते हैं तो वापस इंसान जो है जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि उसकी जो वेसल्स है, धमनियाँ, वो रुकती नहीं है, वो पैरालाइज नहीं होती हैं। लेकिन इस डिज़ीज़ में पैरालाइज हो जाती हैं। तो पैरालाइज हो जाती हैं तो आप शॉक में चला गया है बच्चा, उसको अगर आप देंगे, फ्लूइड देंगे या कोई भी चीज़ देंगे, तो वो उसका बीपी बढ़ता नहीं है, बीपी लो ही रहता है, ऑर्गन का परफ्यूजन रुका ही रहता है। तो इसमें जो है बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए देर मत करिएगा। तो दोस्तों, ये इसका मैकेनिज़्म है, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको समझें। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो ही आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ये सीरियस हो सकता है। उस स्टेज पे जाने से पहले अगर बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, ट्रीटमेंट क्या देते हैं? आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कि WBC, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जो कि
लड़ने में, डिफेंस मैकेनिज़्म में काम आते हैं हमारी बॉडी के, वो निकालते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जा कर के उस एंटीजन पे, यानी जो बैक्टीरिया या वायरस है, इस केस में वायरस है, उस पर जाके अटैक करते हैं, उसको उसके साथ जुड़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं और आइनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग्स वो वैसी ड्रग्स होती हैं जिनको देने से बीपी बढ़ता है, जिसका कम होता है उसका बीपी बढ़ता है। तो ये सब देने से बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, पर उनको जल्दी से देना आवश्यक है। किस एज ग्रुप में देखा जा रहा है ये? बच्चों से ये नहीं है कि एकदम छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों में तो दिख ही रहा है, इसके अलावा टीन एज बच्चों में और थोड़े बड़े बच्चों में, 21 साल तक के बच्चों में ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया है। तो ये इस ग्रुप को जो है ये अफेक्ट कर रहा है। और ये चीज़ जो है इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ होगी, जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस होगी तो ये चीज़ें होंगी। तो हम सभी को एजुकेटेड होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी और आम जनता को भी। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बच्चों में हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि बच्चों में कोविड-19 का कोई ज़्यादा असर नहीं है, सेफ़ है। नहीं, प्रोटेक्शन सबको रखना है, बच्चों को भी रखना है। होने के बाद 6 हफ्ते बाद तक ये सडन ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, बच्चा शॉक में जा सकता है और उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। इसी को एजुकेट करना था मुझे आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई अगर क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे पूछिएगा, मुझे बताने में खुशी होगी। नमस्कार, बाय बाय।